नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम पर बात करने के पहले छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com ईमानदार पत्रकारिता करने की कोशिश कर रहा है और यह काम बिना आपकी मदद के संभव नहीं है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं, इसलिए अपील करते हैं क्योंकि आज की तारीख में अगर आप किसी से कहीं पैसे लेने जाएं, किसी बिजनेसमैन से पैसे लेने जाएं, तो उसके बाद ईमानदार पत्रकारिता इस देश में संभव नहीं है। इसलिए हम सीधे आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारी मदद करें, हमें आर्थिक भुगतान करें, आर्थिक मदद करें। और इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहाँ पर आप सत्य हिंदी के सदस्य बन सकते हैं हमें कुछ पैसे को देकर। अगर आप वैसा करेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। साथ ही साथ सत्य हिंदी का मोबाइल ऐप भी आ गया है। इस मोबाइल ऐप को भी आप डाउनलोड करें। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो वो भी हमारी बड़ी मदद होगी। उम्मीद करते हैं कि आप हमें निराश नहीं करेंगे, क्योंकि ये काम पत्रकारिता में ईमानदारी बरतना आज की तारीख में सबसे बड़ी ज़रूरत हो गई है। और अब आज के विषय में बातचीत करते हैं। आपको मालूम है, अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी का मामला इस वक्त काफ़ी गर्म है, जिसने पूरी पत्रकारिता जगत को बुरी तरीके से हिला के रख दिया है। चर्चा चारों तरफ गर्म है। लेकिन आज की तारीख में जो सबसे बड़ा सवाल है और मेरे लिए जो सबसे बड़ा रहस्य है कि इतने गंभीर आरोप लगने के बावजूद भी जो मोदी सरकार की जो आईएनबी मिनिस्ट्री है वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से तो कार्रवाई हुई है, लेकिन आईएनबी मिनिस्ट्री की तरफ से क्यों कार्रवाई नहीं हुई है। आज मैं इसी बात का खुलासा करूंगा कि उनके ऊपर कौन से गंभीर आरोप लगे हुए हैं, संक्षिप्त में बताऊंगा। साथ ही साथ क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, कौन कौन से चैनलों के खिलाफ पहले कार्रवाई हो चुकी है और क्या स्पेसिफिक्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि उनके खिलाफ उन पर 5 गंभीर आरोप कौन कौन से हैं। आपको मालूम है कि सांप्रदायिक खबरें वो चलाते हैं और धड़ल्ले के साथ चलाते हैं। इसको मुझे बहुत एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा झूठी खबरें भी उनके चैनल पर खूब चलती हैं। सरकार के भोपू के तौर पर वो काम करते हैं। उनका चैनल सरकार के भोपू के तरीके से काम करता है। लेकिन जो हाल में जो टीआरपी का घोटाला सामने आया है, उसने एक तरीके से पूरे के पूरे इस उनके जो पूरे के चरित्र को एक्सपोज करके रख दिया है कि अपने टीवी चैनल्स की टीआरपी को बढ़ाने के लिए वो किस तरीके से पूरा घोटाला उन्होंने बार के सीईओ के साथ किया है। ये अपने आप में बहुत गंभीर मसला है। इसके अलावा उनके ऊपर यह भी आरोप है कि जो व्हाट्सएप चैट सामने आया है, उस व्हाट्सएप चैट में बार के सीईओ के साथ जो बातचीत कर रहे हैं, उस बातचीत ने कम से कम 2 बड़े महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर दिए। एक, राष्ट्रवादी पत्रकारिता करते हुए क्या उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। जिस तरीके से बालाकोट के संदर्भ में उन्होंने बातचीत की है, चैट किया है, उस संदर्भ में सवाल खड़ा होता है। और साथ ही साथ ये भी कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन हुआ या उल्लंघन नहीं हुआ है। अभी हाल में एक और घोटाले का पर्दाफाश हुआ है और वो ये है कि डीडी के केबल नेटवर्क पे उन्होंने चोरी से अपने चैनल को डाल दिया है और 8 से 12 करोड़ या 10 करोड़ का जो फीस होती है वो उन्होंने नहीं दिया है। आपको याद होगा कि इस व्हाट्सएप चैट में एक जगह वो जिक्र करते हैं कि उस वक्त के जो आईएनबी मिनिस्टर थे राठौर, तो उनके पास कोई फाइल थी और उस फाइल को उन्होंने दबा दिया। दरअसल ये वही मामला था। इसके साथ साथ उनके ऊपर एक और गंभीर आरोप है, वो है अन्वय नाइक की आत्महत्या के उकसाने का आरोप है। अन्वय नाइक ने इनके चैनल के लिए स्टूडियो बनाने में कुछ काम किया था। 83 लाख का उनके ऊपर पैसा उनको वापस देना था। अर्नब गोस्वामी ने वो पैसे नहीं दिए। नहीं देने की वजह से उस आदमी ने एक सुसाइड नोट लिखा और सुसाइड नोट में इनका नाम लिया कि 83 लाख रुपए मुझे नहीं दिए गए, जिसकी वजह से मैं आर्थिक तंगी में फंस गया। 2 और लोग थे जिनको पैसे देने थे, उन्होंने भी नहीं दिए थे, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। तो उन्होंने अपनी माँ के साथ आत्महत्या की थी। ये मामला भी चल रहा है और इसी मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई थी। अब आप सवाल ये कर सकते हैं कि इतने गंभीर आरोप के बाद क्या कोई इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है या कोई ऐसा कानून है जिसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं कि दरअसल आईएनबी मिनिस्ट्री जब किसी टीवी चैनल्स को चलाने का लाइसेंस देती है, तो उस लाइसेंस के देते समय उसके पास एक प्रोग्रामिंग का कोड होता है। यानी आप इस तरीके का प्रोग्राम चला सकते हैं, उस तरीके का प्रोग्राम नहीं चला सकते हैं। और अगर आप उस तरीके का प्रोग्राम नहीं चला सकते हैं तो आपका लाइसेंस भी सीज हो सकता है, यानी आपका चैनल बंद भी हो सकता है। ये जो लाइसेंस है, ये केबल टीवी नेटवर्क 1995 का जो कानून है उसके तहत काम करता है।
इस कानून की जो नियम 6 और उपधारा 5 ये बहुत स्पष्ट तौर पर यह कहती है कि अगर आप टीवी चैनल्स पर जो खबर चला रहे हैं या जो बहस कर रहे हैं, अगर वो प्रोग्राम कोड के हिसाब से अगर नहीं चलता है या उसका उल्लंघन करता है तो कड़ी कार्रवाई हो सकती है। ये कड़ी कार्रवाई क्या हो सकती है? माफ़ी मांगने के लिए कहा जा सकता है चैनल पर कि आपने गलत काम किया, आप माफ़ी मांगिए। उनको एडवाइजरी दी जा सकती है, वार्निंग दी जा सकती है। और अगर आप बहुत ही गलत काम किया हो जिसकी कोई माफ़ी नहीं है तो फिर आपके चैनल को ऑफ एयर भी किया जा सकता है, यानी आपके चैनल को बंद किया जा सकता है। अब आपका सवाल यह हो सकता है कि क्या इसके तहत कभी कोई कार्रवाई हुई या कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपको इसका भी उदाहरण दे देता हूं। आपको याद होगा अरुण जेटली जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी 2014 में, तो उसके बाद अरुण जेटली काफ़ी समय तक आईएनबी मिनिस्टर थे। आईएनबी मिनिस्टर रहते समय उन्होंने 31 जुलाई 2016 को संसद में एक बयान दिया और उन्होंने ये कहा कि 2012 से लेकर 2015 तक टीवी चैनल्स के संदर्भ में 20 टीवी चैनल्स हैं जिनको प्रोग्राम कोड का उल्लंघन करने के आरोप में बंद किया गया है। इसमें से न्यूज़ चैनल का जिक्र नहीं है, लेकिन सिर्फ एक न्यूज़ चैनल अल जजीरा था जिसको बंद किया गया था। फिर उन्होंने ये कहा कि 86 टीवी चैनल्स को चेतावनी दी गई, उनको सलाह दी गई, यानी वार्निंग दी गई और एडवाइजरी इशू की गई। 66 चैनल ऐसे थे जिनसे कहा गया कि आप माफ़ी मांगिए। इन 66 चैनल ने बाकायदा माफ़ी मांगी थी। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई टीवी चैनल्स नियमों का उल्लंघन करता है, प्रोग्रामिंग कोड का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान है, कानून भी है और कार्रवाइयां हुई भी हैं। तो इस संदर्भ में भी सवाल उठता है कि अभी तक रिपब्लिक टीवी के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हुई, क्यों उनको वार्निंग नहीं दी गई, क्यों उनको एडवाइजरी नहीं दी गई है, और जो कृत्य उन्होंने किया है उसके आधार पर और भी बड़ी कार्रवाइयां उनके खिलाफ हो सकती थी। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि क्या कोई ऐसा चैनल है, न्यूज़ चैनल है, जिसको बंद किया गया जब उन्होंने प्रोग्रामिंग कोड का उल्लंघन किया? जी हाँ, इसके भी उदाहरण हैं। इसका जो सबसे पहला उदाहरण है वो 2007 का उदाहरण है, जब 21 सितंबर को लाइव इंडिया टीवी को 1 महीने के लिए बैन किया गया था। जिन लोगों की याददाश्त अच्छी होगी उन्हें ध्यान होगा कि लाइव इंडिया टीवी ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें एक टीचर पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। उस टीचर के ऊपर भीड़ ने हमला कर दिया था और उनकी जान जाते जाते बची थी। बाद में पता चला कि वो स्टिंग ऑपरेशन फेक था, सही नहीं था। जो महिला पे आरोप लगाए गए थे वो झूठे थे। यह मामला आईएनबी मिनिस्ट्री के पास गया। आईएनबी मिनिस्ट्री ने उस चैनल को 1 महीने के लिए बैन कर दिया था। टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल पर कार्रवाई के लिए एक एनबीएसए नाम की एक संस्था भी है, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड अथॉरिटी, जिसके जो चेयरमैन होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। उस वक्त उनकी बेंच ने भी इस पर कड़ी कार्रवाई की थी। इसके अलावा अगर हाल का मसला मैं आपको बताऊं तो 2016 में 10 नवंबर 2016 में एनडीटीवी इंडिया पर 48 घंटे का बैन लगा था। बैन इसलिए लगा था कि पठानकोट पे जो आतंकवादी हमला हुआ था, तो चैनल पर आरोप लगा कि उन्होंने आतंकवादी हमले की कुछ ऐसी जानकारियां दी जिसकी वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ। यानी पठानकोट का जो एयरबेस था उस पर उसकी कुछ ऐसी जानकारियां दी जो शत्रु पक्ष के पास जा सकता था, जिससे जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता था या भारत की सुरक्षा को नुकसान पहुंच सकता था। 48 घंटे का बैन इनके ऊपर लगाया गया था। तब एनडीटीवी ने कहा था कि सिर्फ ये जानकारी सिर्फ हमारे चैनल ने नहीं दी बल्कि और चैनल ने भी दी थी, लेकिन आपने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करके आपने मेरे खिलाफ कार्रवाई की। इस मामले पे हालांकि दबाव जब बहुत पड़ा तो चैनल बैन नहीं किया गया, बंद नहीं किया गया, उसका प्रसारण बंद नहीं किया गया, लेकिन इस कार्रवाई के खिलाफ अभी भी यह मामला अदालत के अंदर चल रहा है। तीसरा मामला तो बिल्कुल हाल का मामला है। 7 मार्च 2020 दिल्ली में जो दंगा हुआ था, उस दंगे की रिपोर्टिंग को लेकर आईएनबी मिनिस्ट्री ने कड़ी कार्रवाई की थी। केरल के 2 चैनल हैं, मलयाली चैनल एशियानेट और मीडिया वन टीवी, इनके ऊपर भी 48 घंटे का बैन लगाया गया था। तो बात बिल्कुल स्पष्ट है कि टीवी चैनल्स अगर गलत रिपोर्टिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग कोड का उल्लंघन करते हैं,
तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है और उनको बैन भी किया जा सकता है। 48 घंटे से लेकर 1 महीने तक के बैन का उदाहरण मैंने आपके सामने रखा है। अब हम बात करते हैं रिपब्लिक टीवी के बारे में। ऐसा नहीं है कि रिपब्लिक टीवी के ऊपर जो गंभीर आरोप जो अभी हाल में लगे हुए हैं उन पर और संस्थाओं ने प्रतिक्रिया नहीं दी है। आगे बढ़ने के पहले बता दूं कि प्रोग्रामिंग कोड स्पष्ट तौर पर कहता है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, कि आप किसी धर्म के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ, किसी वर्ग के खिलाफ नफरत का माहौल नहीं पैदा कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो आपके चैनल को ऑफ एयर किया जा सकता है। आपको याद होगा किस तरीके से कोविड के समय में तबलीगी जमात को लेकर मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया गया था। बाद में वो सारी की सारी खबरें झूठी साबित हुई हैं। इसमें रिपब्लिक टीवी भी शामिल था और दूसरे टीवी चैनल्स भी शामिल थे। आईएनबी मिनिस्ट्री ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। और भी बहुत सारे मामले हैं जो आपको बताने की जरूरत नहीं, आप बेहतर उसको समझते हैं। तो जो कई संस्थाएं हैं जिन्होंने रिपब्लिक टीवी के कवरेज पर गंभीर आपत्तियां दर्ज की हैं, जिसमें हाल में आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब रिपब्लिक टीवी और दूसरे चैनल्स का मसला आया था तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि मैं रिपब्लिक टीवी को नहीं देखता हूं। जजेस ने कहा कि हम रिपब्लिक टीवी को नहीं देखते, यानी एक ऐसा चैनल है जिसको सुप्रीम कोर्ट के जज देखना पसंद नहीं करते हैं, उसमें इस तरीके का कंटेंट चल। यह अपने आप में बहुत गंभीर बात है। अभी कुछ दिनों पहले जब सुशांत सिंह राजपूत की कवरेज को लेकर महाराष्ट्र के कुछ सीनियर आईपीएस ऑफिसर ने मुंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि इन टीवी चैनल्स की कवरेज पर रेस्ट्रेन होना चाहिए, तो महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह कहा कि टाइम्स नाउ और रिपब्लिक टीवी इन लोगों ने कंटेम्पचुअस कवरेज की है, यानी आपत्तिजनक कवरेज की है और जो तमाम गाइडलाइंस हैं उसको फ्लाउट किया है और खुद जज ज्यूरी बन बैठे हैं, यानी उन्होंने अपराधी भी लोगों को घोषित करे। इस तरीके की कवरेज ठीक नहीं है। इसके अलावा जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमारे देश की सरकार ने तो कोई कार्रवाई नहीं की, हमारे देश में जो सेल्फ रेगुलेशन अथॉरिटी थी उन्होंने तो कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन रिपब्लिक टीवी के ऊपर लंदन की संस्था ऑफकॉम जो वहां के टीवी चैनल्स के कंटेंट को रेगुलेट करती है, उन पर नजर रखती है, उनकी मॉनिटरिंग करती है और अगर वो नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनको सजा देती है। रिपब्लिक टीवी चैनल वहां भी दिखाया जाता है। वहां के ऑफकॉम संस्था ने रिपब्लिक टीवी के ऊपर 20 लाख का जुर्माना लगाया है और यह कहा है कि आपने जो प्रोग्राम कोड था उसका उल्लंघन किया था। उल्लंघन क्या था? उन्होंने जो पाकिस्तान के संदर्भ में इस टीवी चैनल ने कहा था कि वहां के सारे लोग आतंकवादी, उन्होंने कहा कि ये आप नहीं कर सकते हैं, अगर आप करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो 20 लाख का। इसके अलावा नेशनल ब्रॉडकास्ट अथॉरिटी है, नेशनल ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन है टीवी न्यूज चैनल्स की। इन टीवी चैनल्स ने एनबीएफ, एक दूसरी संस्था है जो रिपब्लिक टीवी ने बनाई थी अपने कुछ टीवी चैनल्स के साथ मिलकर, उनको चिट्ठी लिखी और कहा कि आप रिपब्लिक टीवी की सदस्यता को खारिज करिए। और हाल के अंदर महाराष्ट्र की सरकार ने, जो ऑलरेडी टीआरपी घोटाले की छानबीन कर रही है, उसकी पड़ताल कर रही है, जिसमें बार के पूर्व सीईओ पार्थुदास गुप्ता इस वक्त जेल के अंदर, जिनको जमानत नहीं मिल रही है, उन्होंने कहा है कि जो ये राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जो सारी व्हाट्सएप चैट सामने आई है उसकी वो पड़ताल कर रहे हैं और उस पर भी वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। बात बिल्कुल स्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट को आपत्ति है, महाराष्ट्र की जो मुंबई हाई कोर्ट है उसने इनके कंटेंट को ऑब्जेक्शनेबल पाया, ऑफकॉम संस्था जो लंदन की है उसने 20 करोड़ का जुर्माना लगाया है, एनबीए कह रहा है कि इनकी सदस्यता खारिज होनी चाहिए, महाराष्ट्र की सरकार कानूनी कार्रवाई करने के बारे में सोच रही है। लेकिन देश की जो आईएनबी मिनिस्ट्री है, जो लाइसेंस देती है और जो उसका अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट है कि अगर टीवी चैनल्स उस कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है और हुई भी है अतीत के अंदर, वो चुपचाप क्यों बैठी हुई है, वो शांत क्यों बैठी हुई है, वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? जबकि आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज कोई पत्रकार अगर छोटी सी भी गलती करता है तो उसको एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का नोटिस आ जाता है, इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है, सीबीआई से जांच पड़ताल होती है, पुलिस घर पे पहुंच जाती है। कई पत्रकारों के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू हुए हैं। हाल का मसला परंजय गुहा ठाकुरता का है, उन्होंने अडानी के खिलाफ कोई खबर लिखी थी,
उस पर उनके अदालत नॉन अवेलेबल वारंट आ चुका है। कई पत्रकार जेल में हैं और कई बड़े मीडिया हाउसेस वो लगातार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स के रेट्स झेलते रहे हैं और झेलते रहे हैं, अभी तक मुकदमेबाजी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं वो बाकायदा। तो इतनी सारी गंभीर अनियमितताओं करने के बावजूद भी रिपब्लिक टीवी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो क्या देश की सरकार, देश का जो आईएनबी मिनिस्ट्री है, वो चैनल में फर्क करता है? क्या वो ये तय करता है कि कौन सा चैनल उनके पक्ष में चलता है? चूंकि रिपब्लिक टीवी के बारे में कहा जाता है कि वो उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाता है, उनके सरकार का प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाता है, इसलिए आईएनबी मिनिस्ट्री उनकी सारी गलतियों को माफ कर देता है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है। यह गंभीर सवाल है, इस पर सोचिएगा जरूर कि जो चैनल समाज में जहर फैलाने का काम कर रहा हो, इस तरह इतने गंभीर आरोप लगे हों, और जो चैनल सरकार का भोंपू बन जाए, तो फिर उसको तमाम तरीके की स्वतंत्रता हासिल हो, कुछ भी अपराध करे, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर यह अपराध किसी दूसरे चैनल ने किया होता, जैसे कि एनडीटीवी के बारे में कहा गया कि उसने कोर्ट का वायलेशन किया था और उसको 48 घंटे का बैन लग गया था, या मलयालम टीवी के को चैनल में बैन लगा था, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? सोचिएगा जरूर इस बारे में। धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।